अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम डिस्कस करेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली आपकी बहुत सबसे ज़्यादा अबेंडेंटली पाई जाने वाली बायोमोलिक्यूल है जो कि आपकी फूड का पार्ट होता है और आपकी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बेसिकली ये सप्लाई करता है आपकी ग्लूकोज आपको ग्लूकोज की, ठीक है, जो कि आपकी ब्लड शुगर है। उसके अलावा भी डिफरेंट जो ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो आपकी बॉडी में रिक्वायर्ड होते हैं। अब अगर हम देखें जो आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है वो कौन कौन से हो सकते हैं, वो आपके पॉलीसेक्राइड्स हो सकते हैं, डाइसेक्राइड्स हो सकते हैं, आपके मोनोसेक्राइड्स हो सकते हैं। जो पॉलीसेक्राइड्स आते हैं वो बेसिकली नॉन एनिमल फूड में प्रेजेंट होते हैं, जिनमें आपका ग्रेन्स आ जाते हैं, आपके स्टार्चेस आ जाते हैं, ठीक है। इन सब में आपके पॉलीसेक्राइड्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं ये पॉसिबल नहीं होता आपके लिए इन्हें डायरेक्टली एब्जॉर्ब करना। तो बेसिकली आपकी जो फूड है उसे प्रॉपरली डाइजेस्ट किया जाता है सो दैट वो डाइसेक्राइड्स या मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्ट हो और उनकी एब्जॉर्प्शन की जा सके। कॉमनली डाइसेक्राइड्स की बात करें तो आपका सुक्रोज आ जाता है जो कि शुगर केन में प्रेजेंट है। लैक्टोज है जो कि आपके मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट में प्रेजेंट होता है। उसके अलावा अमाइलेज, ग्लाइकोजन, अल्कोहल, लैक्टिक एसिड, पायरुविक एसिड, ये पैक्टिन, डेक्स्ट्रिन, ये सारे ही आपके कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं। डेली रिक्वायरमेंट की बात करें तो आपकी फूड में ऑलमोस्ट 380 टू 800 ग्राम्स पर डे, ठीक है, आपकी डाइट का पोर्शन कार्बोहाइड्रेट में होना चाहिए। और ये ऑलमोस्ट आपका 50 to 60% ऑफ ना डाइट का पोर्शन बनता है। अब इसकी देखते हैं कि आपकी कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होती है, ठीक है। अच्छा, अब जो हमने देखा था कि सबसे पहले आप फूड किधर लेते हैं, आप अपने माउथ में फूड लेते हैं, उधर टीथ की बेसिस पे, और जो सलाइवा होता है बेसिकली ये दोनों क्या करते हैं उसको ग्राइंड करने में हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो च्यूइंग का प्रोसेस होता है उसे मैस्टिकेशन भी बोलते हैं। अब इसमें आपका जो सलाइवा होता है बेसिकली उसमें ना कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। अब उस एंजाइम में से कौन सा है, यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है आपका पेटाइलिन। पेटाइलिन जिसे अल्फा अमाइलेज भी बोलते हैं, ये जो है आपके पेरोटिड ग्लैंड से क्रिएट करते हैं और ये क्या करता है, ये हाइड्रोलाइज करता है स्टार्चेस इनटू डाइसेकेराइड, ठीक है। ये क्या करता है, जो बड़े बड़े आपके स्टार्च मॉलिक्यूल्स होंगे उन्हें आपके डाइसेकेराइड्स में कन्वर्ट करता है। अब जो बेसिकली ये स्मॉल पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज होते हैं जिनमें आपके 3 to 9 ग्लूकोज मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, स्टार्चेस की हम बात करें। और जो आपके माल्टोज हैं उनमें आपके 2 मोनोसेक्राइड यूनिट अटैच होते हैं या अल्फा डेक्स्ट्रिन में। तो बेसिकली स्टार्च को अल्फा अमाइलेज माल्टोट्राइयोज में या अल्फा डेक्स्ट्रिन में कन्वर्ट कर देता है। अब क्योंकि ये जो माउथ के अंदर फूड है वो बहुत थोड़े टाइम के लिए रहती है, ठीक है, तो क्योंकि इतना थोड़े टाइम के लिए वो रहता है इसीलिए वो पूरी तरह से ना उसे डाइजेस्ट नहीं करता, ठीक है। और सिर्फ कुछ पोर्शन ऑलमोस्ट 3 to 5% स्टार्चेस ही आपके माउथ में हाइड्रोलाइज होते हैं। अब जैसे ही ये जो आपका अल्फा माइलेज वाला है, अल्फा माइलेज वाला बोलस आपका एंटर करता है आपके स्टमक में, तो स्टमक में क्योंकि पीएच चेंज है, माउथ में चेंज है, स्टमक में चेंज है, तो ये बेसिकली जो आपको पता है कि एंजाइम जो है आप एक्टिविटी करते हैं स्पेसिफिक पीएच पे, स्पेसिफिक टेम्परेचर पे। तो क्योंकि पीएच चेंज होगी तो अल्फा अमाइलेज स्टमक में काम करना बंद कर देता है, ठीक है, वो वहां पर फूड को डाइजेस्ट नहीं करता। और जो फूड है आपकी ऑलमोस्ट 1 to 3 आवर के लिए वहां पर आपकी स्टमक में स्टे करती है। और इतने टाइम के लिए आपकी ये जो अल्फा अमाइलेज की एक्टिविटी है ये क्या हो जाती है, ये इनहिबिट हो जाती है। बेसिकली ये जो एंजाइम है 6 to 7 पीएच में अच्छा काम करता है, और अगर इसकी अगर तो पीएच हो गई लेस देन 4 तो ये इनएक्टिव हो जाता है। तो बेसिकली आप देख लें कि स्टार्च जो होता है अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन पे कंसिस्ट करता है। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन को आपका अल्फा अमाइलेज किस में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोट्राइयोज में या माल्टोसिस में, ठीक है, या अल्फा डेक्स्ट्रिन में।
फिर उसके बाद इनकी फर्दर इन पे एंजाइम्स काम करते हैं, ठीक है। माल्टोट्राइगोज पे, माल्टोजेस पे कौन कौन से एंजाइम काम कर सकते हैं? सुक्रेज कर सकता है, माल्टेज कर सकता है, ग्लूकोमाइलेज कर सकता है, और उन्हें बेसिकली ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। और ग्लूकोज ही बेसिकली आपकी क्या है? आपकी ब्लड शुगर है। अल्फा डेक्सट्रिन की बात करें तो उसे आइसोमाल्टेज कन्वर्ट करता है। अगर सुक्रोज की बात करें तो उसे उस पर सुक्रेज एक्ट करता है और फ्रुक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। उसी तरह लैक्टोज पे लैक्टेज एंजाइम काम करता है, उसे गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। तो ये वाली जो सारी प्रोसेसिंग है ये आपके डिफरेंट एंजाइम कर रहे होते हैं। उसके बाद आपकी आ जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि पहले आपके माउथ में कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन हुई, फिर स्मॉल स्टमक में नहीं हुई क्योंकि उसके पीएच चेंज है। अब उसके बाद आपकी कहाँ होगी? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिकली आपकी जो पैंक्रियाज होती है, पैंक्रियाटिक सिक्रीशन यहाँ पर आती है। पैंक्रियाज ना आपके डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करता है और रिलीज करके ड्यूडेनम में भेज देता है। अब उसमें कुछ अमाइलेजेस भी हैं, ठीक है, उसमें बाकी भी एंजाइम्स होते हैं। अभी हम कार्बोहाइड्रेट को देख रहे हैं तो हम अमाइलेज को डिस्कस कर लेते हैं। तो इधर बेसिकली पैंक्रियाटिक लाइपेज अमाइलेज सिक्रेट किया जाता है जो कि कार्बोहाइड्रेट की फर्दर डाइजेशन करता है। और ये जो है ज़्यादा पावरफुल होता है एज कम्पेयर टू सलाइवरी अमाइलेज। और 15 टू 30 मिनट में ये क्या कर देता है? ये अच्छी तरह मिक्स हो जाता है और स्टार्चेस को डाइजेस्ट कर लेता है। अब ये जो आपकी एक तो ये हमने पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस की बात की। दूसरा आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स होती है ना, उनमें जो हमने पढ़े थे कि आपकी एपिथेलियम है जिसमें आपके विलाइज और माइक्रोविलाइज वगैरह प्रेजेंट है। उसी एपिथेलियम पे आपके कुछ एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि आपके डाइसेक्राइड्स को मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और उनमें से आपके कौन कौन से एंजाइम्स आ जाते हैं? उनमें आपके सुक्रेज, माल्टेज, आपके डेक्स्ट्रिनेज, ठीक है, ये जितने भी हैं ये आपके माइक्रोविलाई के बुरश बॉर्डर पे ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ही आपकी ये डाइसेक्राइड मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्ट होती हैं और फिर उनकी एब्जॉर्प्शन होती है। एब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करें तो आपकी मोस्टली जो एब्जॉर्प्शन है वो मोनोसेक्राइड्स की होती है और कुछ अमाउंट ऑफ डाइसेक्राइड्स भी आपकी एब्जॉर्ब हो जाती है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज की बात करें तो ये जो सोडियम हमने को ट्रांसपोर्टर सिस्टम शुरू में डिस्कस किया था। तो बेसिकली ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो है ये जो आपके सोडियम लिंक्ड को ट्रांसपोर्टर सिस्टम होता है उसके थ्रू ये क्या किए जाते हैं? एब्जॉर्ब किए जाते हैं। ये को ट्रांसपोर्टर बेसिकली आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं और ये क्या करते हैं? ये सोडियम को, एक साइड पे सोडियम अटैच होता है, एक साइड पे ग्लूकोज, और सोडियम और ग्लूकोज को अंदर भेज देते हैं, ठीक है, एक साथ। इसीलिए इस सिस्टम को को ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं। अब जो यही लिखा है आगे कि आपकी जो कैरियर प्रोटीन्स हैं उनमें आपकी ग्लूकोज, गैलेक्टोज और सोडियम के लिए ना साइट्स बनी होती हैं। इसी बेसिस पे ये इनसाइड मूव करते हैं। अगर फ्रुक्टोज की बात करें तो वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बेसिस पे अंदर मूव करता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी आपके यूज चैनल होते हैं लेकिन चैनल में एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, ठीक है। जबकि जो को ट्रांसपोर्टर वाला सिस्टम है उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, लेकिन जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है उसमें आपकी मूवमेंट हो रही होती है हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन वाया चैनल्स, ठीक है। तो इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती। अब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मोनोसेक्राइड्स के वो एपिथेलियल सेल्स में मूव करते हैं। उसके बाद फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू ही आपकी कैपिलरीज में एंटर कर जाते हैं, ठीक है, और सर्कुलेशन का पार्ट बन जाते हैं। और जब भी कोई चीज आपकी सर्कुलेशन का पार्ट बनती है यानी कि ब्लड सप्लाई में एंटर होती है तो हम बोल देते हैं कि ये आपकी चीज जो है वो एब्जॉर्ब हो गई है, ठीक है। ये था आपका सारा कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड। उसके बाद आ जाता है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन। डेली रिक्वायरमेंट की बात करें तो एडल्ट को 0.5 से 0.7 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड होता है प्रोटीन। और चिल्ड्रंस में देखें 1 to 4 ईयर ऑफ एज में उन्हें 3 to 4 ग्राम पर केजी रिक्वायर्ड होती है आपकी प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन्स के बेसिकली अगर हम देखें तो
दो सोर्सेज से आती है, एक आपके इंडोजिनस प्रोटीन्स होती हैं, एक आपकी एक्सोजिनस प्रोटीन्स होती हैं। इंडोजिनस की बात करें तो 30 to 40 ग्राम पर डे जो होती है आपकी सिक्रेटरी प्रोटीन्स, वो इसी इंडोजिनस प्रोटीन का पार्ट होती है, जो कि किसी सेल कंपोनेंट या डेड सेल से गेन की जाती हैं। एक्सोजिनस प्रोटीन वो प्रोटीन्स हैं जो कि आपके डाइटरी सोर्स से ली जाती हैं। ये 75 to 100 ग्राम पर डे आपको कंज्यूम करनी चाहिए। इनमें आपकी फिर प्लांट भी आ जाते हैं और एनिमल प्रोटीन्स भी आ जाती हैं। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन देख लेते हैं तो जो आपकी प्रोटीन डाइजेशन है वो आपके माउथ में नहीं होती, क्योंकि माउथ में ऐसा कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं है। इसकी जो डाइजेशन है वो मेनली कहाँ होती है, आपके स्टमक में होती है। और हमने जो आपको वो जो हमने एंजाइम पढ़ा था पेप्सिनोजेन, ठीक है, पेप्सिनोजेन जो बाद में एसिड के प्रेजेंस में पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, वो बेसिकली वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन के लिए। और प्रोटीन्स को बेसिकली वो किस में कन्वर्ट कर देता है, वो प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर देता है आपकी पेप्सिन्स और पेप्टोन। अब ये जो पेप्सिन एंजाइम है ये बेसिकली एक्टिव होता है लो पीएच पे, 2 to 3 पीएच में एक्टिव होता है, और बाकी जो बेसिक पीएच होती है उसमें ये इनएक्टिव हो जाता है। अब तो बेसिकली यही होता है कि जैसे ही आपका ये जो खाइम है ये एंटर करता है आपकी इंटेस्टाइन्स को, तो बेसिकली वहां पर ये इनएक्टिव हो जाता है। उसके बाद जो प्रोटीन डाइजेशन करेंगे वो आपके पैंक्रियाटिक जो जूसेस होंगी वो करेंगी। अब जो आपकी बेसिक पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस हैं, ठीक है, उनमें कौन कौन से एंजाइम्स हैं प्रोटीन डाइजेशन के लिए, उनमें आपके ट्रिप्सिन्स हैं, कीमोट्रिप्सिन्स हैं, कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस हैं, जो बेसिकली प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन में रोल प्ले करते हैं। जो कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस हैं वो बेसिकली आपकी ये पेप्टाइड्स में पेप्टाइड्स की कन्वर्जन करते हैं, उनकी ब्रेक डाउन करते हैं, उन्हें अमीनो एसिड्स में बेसिकली कन्वर्ट करते हैं। जो प्रोटीन डाइजेशन है वो आपकी इन्हीं पेप्टाइडेज ये जो पेप्टाइडेजेस हैं इन्हीं के बेसिस पे कंप्लीट होती है। तो जो डाइजेशन है आपकी प्रोटीन की वो माउथ में नहीं हो रही, वो स्टमक में होगी, वो इंटेस्टाइन में होगी। और यहाँ पर ना आपको डायग्रामेटिकली शो भी हुआ है कि सबसे पहले प्रोटीन्स को प्रोटियोजेस, पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है आपका पेप्सिन, देन आपका ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पॉलीपेप्टाइडेज, ये क्या करते हैं, इन्हें पॉलीपेप्टाइड्स और अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं। और फिर पेप्टाइडेजेस जो होते हैं बेसिकली वो आपके ये जो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं या लॉन्ग चेन अमीनो एसिड्स को शॉर्ट चेन अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं, जो कि इजीली एब्जॉर्बेबल हो सकें फ्रॉम दी लाइनिंग्स, इंटेस्टाइनल लाइनिंग्स। एब्जॉर्प्शन की अगर बात करें तो आपकी मोस्टली जो है डाइपेप्टाइड्स और ट्राइपेप्टाइड्स या अमीनो एसिड्स की एब्जॉर्प्शन होती है। ये जो लार्ज प्रोटीन्स होती हैं ये पॉसिबल नहीं होता कि आपकी ये जो ड्यूडेनम की वॉल्स हैं या जेजुनम की वॉल्स हैं उधर उसको क्रॉस कर सकें। यूजुअली आपके ड्यूडेनम और जेजुनम में ही इनकी एब्जॉर्प्शन होती है, इलियम में इसकी स्लो एब्जॉर्प्शन होती है। कोलोन में अगर बात करें तो इनकी फर्दर जो डाइजेशन, जो कोई पार्ट रह जाता है उसकी डाइजेशन जो आपकी बैक्टीरियाज होते हैं वो करते हैं, ठीक है, और उससे बेसिकली क्या करते हैं, उसको आपकी स्टूल का पार्ट बना देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन हो रही है इधर भी यहाँ पर भी ना को ट्रांसपोर्टर सिस्टम ही यूज हो रहा है, और सोडियम डिपेंडेंट को ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ पर यूज हो रहा है, जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट की बेसिस पे एटीपी कंज्यूम करके ही इन अमाइनो एसिड्स को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। उसके अलावा जब ये अमाइनो एसिड्स आपके एंटर हो जाते हैं एपिथेलियम लाइनिंग में, देन उसके बाद फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू ये मूव आउट करते हैं। और को ट्रांसपोर्टर में इधर भी यहाँ पर भी को ट्रांसपोर्टर भी यूज हो रहे हैं, एज वेल एज आपके फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी यूज होता है, ठीक है। तो इस बेसिस पे इसकी क्या हो जाती है, इस बेसिस पे इसकी हो जाती है एब्जॉर्प्शन। उसके बाद आ जाता है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। अब ये जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन है फैट की ये थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है, एज कम्पेयर टू आपकी कार्बोहाइड्रेट्स और जो हमने पढ़ा था आपके प्रोटीन्स। डेली इनटेक की बात करें तो आपकी
पर्सन टू पर्सन डिमांड और सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन पे डिपेंड करता है कि किसी बंदे की क्या नीड है, ठीक है। यूजुअली जो है 25 टू 160 ग्राम आपके डेली इनटेक का पार्ट होना चाहिए। जो मोस्ट अबेंडेंट आपकी जो फैट्स हैं जो आपकी डाइट में प्रेजेंट होती हैं, उनमें आपके न्यूट्रल फैट्स जिन्हें ट्राइग्लिसराइड्स बोलते हैं, फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स होते हैं, ठीक है। तो इसकी जो डाइजेशन है बेसिकली वो कहाँ पे स्टार्ट होगी, वो स्टार्ट होती है आपकी माउथ से, ठीक है। माउथ से इनकी स्टार्ट हो जाती है फिर उसके बाद जो है इसकी मैक्सिमम जो डाइजेशन है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, ठीक है। ये पिक्चर भी आपको शो करी है कि डाइटरी लिपिड्स जो होते हैं बेसिकली मोनो, ये जो आपके मोस्टली ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, इनकी फिजिकल ब्रेकडाउन होती है आपके स्टमक में, और उसके बाद जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में इनकी जो है प्रॉपर इमल्सिफिकेशन होती है, डाइजेशन होती है, और देन फिर उनकी एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। अच्छा, डाइजेशन ऑफ फैट की अब हम बात कर लेते हैं। अच्छा, मैक्सिमम जो है डाइजेशन वो तो आपको पता है इसकी जो होगी इंटेस्टाइन्स में होगी, जो कि पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस जहाँ जो प्रेजेंट होती हैं इंटेस्टाइन में, वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती है इसके डाइजेशन के लिए। लेकिन जब मेस्टिकेशन हो रही होती है तो आपकी जो टंग के ऊपर कुछ एबनर्स ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं डोर्सल साइड पे। अब वो जो एबनर्स ग्लैंड है वो आपके लिंगुअल लाइपेज सिक्रीट करते हैं। तो ये जो लिंगुअल लाइपेजेस हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, ये रोल प्ले करते हैं किसमें, फूड ये इसके डाइजेशन में, किसके डाइजेशन में, आपके फैट के डाइजेशन में। अब ये जो एबनर्स ग्लैंड है ये आपके कहाँ पर, ये आपकी स्टमक में भी प्रेजेंट है, ये आपकी टंग पे भी प्रेजेंट है। तो जो आपकी टंग से रिलीज करेंगे लिंगुअल लाइपेजेस सिक्रीट करेंगे, और जो स्टमक से सिक्रीट करेंगे वो होंगे आपकी गैस्ट्रिक लाइपेजेस, ठीक है। तो ये फूड को अच्छी तरह जब हम मैस्टिकेट करेंगे, मिक्स करेंगे, तो साथ में उसकी ऑलमोस्ट कह लें आप माउथ में और स्टमक की बात करें तो 25 टू 30% ऑफ ट्राइग्लिसराइड जो होते हैं उनकी डाइजेशन होती है, ठीक है, इन दो रीजन्स में। उसके बाद जो रिमेनिंग होता है पोर्शन वो आपके ड्यूडेनम में भेज दिया जाता है, और उधर फिर फर्दर इसकी इमल्सिफिकेशन होती है, और उसके बाद इसकी डाइजेशन होती है। अच्छा, अब इमल्सिफिकेशन क्या है। इमल्सिफिकेशन जो होती है ना बेसिकली, इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करना, और आपकी ना सरफेस टेंशन को रिड्यूस करना। अब देखें ये बेसिकली लिपिड्स क्या है, ये लिपिड्स जो है आपके हाइड्रोफोबिक होते हैं। जो बाकी एनवायरनमेंट होता है ना आपका स्टमक का ले लें या आपके इंटेस्टाइन्स का, वो होता है हाइड्रोफिलिक, ठीक है। ये खुद हाइड्रोफोबिक है, वो हाइड्रोफिलिक। तो इन दोनों में ताकि एक तरह से सो दैट जो आपकी ड्यूडिनम की सिक्रीशंस हैं जो कि आप उधर पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस प्रेजेंट है, वो अच्छी तरह से फैट पे काम कर सकें, उसके लिए ज़रूरी है कि इन दोनों के दरमियान जो फैट और ये जो ऑयल और वाटर का डिफरेंस है उसको रिड्यूस किया जाए, और उनकी इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस किया जा सके, ठीक है। तो बेसिकली इमल्सिफिकेशन में क्या होता है, इमल्सिफिकेशन में इमल्सिफाइंग एजेंट होता है जो कि आपकी हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक कंपोनेंट के दरमियान में क्या करता है, एक बॉन्डिंग डेवलप करता है, ठीक है। ये आपने ना अपने फिजिकल केमिस्ट्री में भी पढ़ी होगी। और क्या कि बेसिकली जिस तरह हम इमल्जन्स प्रिपेयर करते हैं, इमल्जन में क्या होता है, एक हाइड्रोफिलिक रीजेंट होता है, एक हाइड्रोफोबिक रीजेंट होता है, और दोनों के दरमियान में हम इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करके उनकी इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस करते हैं, और आपके जो भी आपकी प्रिपरेशन है इमल्जन्स की, उसे हम उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं। तो सेम एज दैट नेचुरली आपके जो बाइल है, ठीक है, जो कि लिवर प्रोड्यूस करता है, वो बाइल सॉल्ट्स प्रोड्यूस करता है। अब बाइल सॉल्ट्स जो है उनमें हाइड्रोफिलिक जो होता है हेड होता है, और उसकी जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है। तो हाइड्रोफिलिक वाला पोर्शन आपकी जो पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस है उनके साथ इंटरेक्ट करता है, और जो हाइड्रोफोबिक वाला पोर्शन है वो क्या करता है, वो आपके लिपिड मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करता है। ये जो बाइल सॉल्ट्स हैं उसे अच्छी तरह कवर कर लेते हैं, और उस कवरिंग की वजह से क्या होता है, वो इसे स्मॉल पार्ट्स में एक तरह से आप कह लें कि स्मॉल पोर्शंस में डिवाइड करते हैं, जिन पे इजीली आपकी पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस एक्ट करती हैं और उसे डाइजेस्ट
कर सकती हैं इजीली। ठीक है, तो इमल्सिफिकेशन कैसा प्रोसेस है? ये इमल्सिफिकेशन फैट डाइजेशन का प्रोसेस है, जिसमें आपके लार्ज ग्लोब्यूल्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बाइल एसिड्स या बाइल सॉल्ट और लेसिथिन्स। ठीक है, ताकि उसकी जो ग्लोब्यूल की सरफेस है उसे रिड्यूस किया जा सके। उसके बाद आपकी आ जाती है पैंक्रियाटिक लाइपेज। पैंक्रियाटिक लाइपेज पैंक्रियाज से रिलीज होते हैं, ये भी आपके ड्यूडेनम में एंटर कर जाते हैं और यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्राइग्लिसराइड्स को फैटी एसिड्स और मोनोग्लिसराइड्स में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है और यही आपका एंड प्रोडक्ट होते हैं और यही इजीली मूव कर जाते हैं, इन्हीं की एब्जॉर्प्शन होती है इनटू दी एपिथेलियम फ्रॉम द एपिथेलियम। ठीक है, तो लाइपेजेस जो हैं बेसिकली ये करते हैं ट्राइग्लिसराइड्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट, जिन्हें हम मोनोग्लिसराइड्स भी बोलते हैं। अच्छा अब उसके अलावा देखें तो पैंक्रियाटिक फॉस्फोलाइपेसेस भी होते हैं। ये जो अब हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिपिड्स, तो उनमें हमने फॉस्फोलिपिड्स भी पढ़े थे। तो फॉस्फोलिपिड्स के ब्रेकडाउन के लिए आपके फॉस्फोलाइपेसेस एंजाइम होते हैं जो कि इसे फॉस्फोलिपिडाइल कोलिन में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके अलावा अगर कोलेस्ट्रॉल ईस्टरेज की बात करें तो वो आपकी कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट करता है, कोलेस्ट्रॉल्स को कन्वर्ट करता है फ्री कोलेस्ट्रॉल्स में। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड्स में। उसके बाद वैक्सेस की बात करें तो उन पे लाइपेजेस काम करते हैं और उन्हें मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स और फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले आपकी माउथ में और स्टमक में डाइजेशन होगी। उस डाइजेशन के रिजल्ट में जो हमारे पास ग्लोब्यूल बनेंगे उन पे बाइल सॉल्ट्स एक्ट करेंगे, उनको क्या करेंगे? इमल्सिफाइड करेंगे। इमल्सिफिकेशन के बाद आपके पैंक्रियाटिक लाइपेज उन पे एक्ट करेंगे, उसी ग्लोब्यूल पे जो इमल्सिफाइड ग्लोब्यूल है उस पे एक्ट करेंगे, उसे मोनोग्लिसराइड्स में कन्वर्ट करेंगे। अब ये मोनोग्लिसराइड्स क्या होंगी? इन मोनोग्लिसराइड्स की एब्जॉर्प्शन होंगी। ठीक है, फिर आगे देखते हैं कि इसका क्या होता है। अब ये जो मोनोग्लिसराइड्स जो हैं ये अंदर जैसे ही आपके जाते हैं किसके अंदर? आपके एपिथेलियल सेल के अंदर, वहां पर ये दोबारा से क्या बना देते हैं? वहां पर इन्हें दोबारा से कन्वर्ट कर दिया जाता है ट्राइग्लिसराइड्स में। ठीक है, वहां पर ये दोबारा से ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट किए जाते हैं और उधर जो ट्राइग्लिसराइड्स आपकी बन जाती हैं उनको फिर फर्दर क्या किया जाता है? उनके साथ प्रोटीन पोर्शन को अटैच किया जाता है। जब ये ट्राइग्लिसराइड के साथ प्रोटीन पोर्शन अटैच होता है तो उसे हम बोल देते हैं काइलोमाइक्रोन। ये काइलोमाइक्रोन फिर एक्सोसाइटोसिस के थ्रू मूव आउट करता है फ्रॉम ये जो आपके सेल्स होते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक सेल्स, सॉरी, ये जो आपकी म्यूकोजल सेल्स होते हैं, ठीक है, इंटेस्टाइन्स के, उधर से मूव आउट करते हैं। अब ये ब्लड में एंटर नहीं करेंगे, ये एंटर करते हैं लिम्फेटिक वेसल्स में। और बेसिकली फैट की जो एब्जॉर्प्शन होती है वो लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू होती है। ठीक है, तो ये काइलोमाइक्रोन लिम्फेटिक्स से होते हुए फिर आगे फर्दर मूव करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं फर्दर इसका थोड़ी सी डिटेल। तो ये जो आपकी इमल्सिफिकेशन का प्रोसेस था ना, जिसमें हमने कहा था कि जो आपका बायोसॉल्ट का हेड होता है वो आपके हाइड्रोफिलिक पोर्शन के साथ और जो टेल होती है वो आपके लिपिड मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच होता है। तो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर सा बनता है इसे हम कहते हैं माइसल्स। ठीक है, ये माइसल्स जो होते हैं स्मॉल होते हैं, 4 to 5 मिलीमीटर इन डायामीटर होते हैं, स्फेरिकल सी शेप होती है। ठीक है, लिपिड्स और बाइल सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से मिल के बनते हैं। ये 20 to 30 मॉलिक्यूल्स ऑफ लिपिड्स होते हैं और बाइल सॉल्ट, ठीक है, उनके कंबाइन करके बनते हैं। इमल्सिफिकेशन प्रोडक्ट है ऑफ डाइजेशन, ठीक है, जिसके रिजल्ट में फिर माइसल्स की ब्रेकडाउन होती है और किस में? मोनोसैकेराइड, मोनोग्लिसराइड्स में, ग्लिसराइड्स में और सिंपल कोलेस्ट्रॉल्स में। ठीक है, और ये जो कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं या फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं कहाँ लोकेट करते हैं? ये फैट सॉल्युबल इंटीरियर्स ऑफ माइसल्स में लोकेट करते हैं। ठीक है, अब ये जो माइसल्स आपके बेसिकली माइसल्स जब बन जाते हैं उसके बाद क्या होगा? इनकी ब्रेकडाउन होती है फ्री
फ्री फैटी एसिड्स और मोनोग्लिसराइड्स में इनकी फिर माइक्रोविलाई से एब्जॉर्प्शन हो जाती है, माइक्रोविलाई से एब्जॉर्प्शन हो जाती है, डिफ्यूज हो जाते हैं। देखिए क्योंकि हमारी इसमें चैनल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि लिपिड नेचर के होते हैं ना। तो आपको पता है कि आपकी जो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो भी किसकी है, वो भी आपके लिपिड नेचर की है। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट इजीली उससे क्रॉस हो जाता है और डिफ्यूजन के थ्रू सिंपल ये जो फैटी एसिड्स और मोनोग्लिसराइड्स हैं ये इनसाइड द सेल मूव कर जाते हैं। अब जैसे ये अंदर मूव करते हैं उसके बाद क्या मैंने आपको बताया कि ये वापस से रिकन्वर्ट हो जाते हैं ट्राइग्लिसराइड्स में। ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये जो और उसके बाद इसके साथ प्रोटीन पोर्शन को अटैच किया जाता है जो कि काइलोमाइक्रोन की फॉर्मेशन करवाते हैं। ठीक है, और काइलोमाइक्रोन फिर आपके लिम्फेटिक सिस्टम में एंटर हो जाते हैं। और ये सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा होता है, ये आपके एंटीरोसाइट्स के अंदर हो रहा होता है। एंटीरोसाइट्स कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन्स के सेल को। ठीक है, एंटरॉन बेसिकली इंटेस्टाइन को कहते हैं और एंटीरोसाइट्स साइट्स कहते हैं सेल्स को। तो एंटीरोसाइट्स का मतलब क्या हुआ, इंटेस्टाइनल सेल्स। तो ये बेसिकली आपकी होती है किसकी किसकी एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन फैट की, जो कि दूसरों के कंपैरिजन में थोड़ी डिफरेंट वे में होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर जो इस चैप्टर के टॉपिक्स रह गए, कुछ फंक्शंस है, कुछ सलाइवरी सिक्रीशंस है, लिवर रहता है, उसको हम डिस्कस करेंगे।